आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ उपस्थित हैं समाज सेवी, मगही भाषा को जन जन तक पहुंचाने के लिए जन आंदोलन चलाने वाले हिमांशु शेखर जी। मगही आंदोलन के बाद इन्होंने राजनीतिक तौर पे बिहार का विकास हो ऐसी सोच के साथ एक राजनीतिक दल का भी निर्माण इन्होंने किया है। स्वागत करते हैं आपका हिमांशु जी। नमस्कार, आपका भी जी, बहुत बहुत आभार। ये आप मगही के आंदोलन के लिए लगातार कार्य कर रहे थे, सोशल एक्टिविटी भी कर रहे थे, उसके बाद अचानक से पॉलिटिकल पार्टी का आपने निर्माण किया, तो ये पूरी यात्रा कैसे कैसे आपकी हुई है, इस पे हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि मगही आंदोलन या फिर समाज सेवा, और इनके बाद इसके इतर, चूंकि जो आंदोलन तो खैर राजनीति की तरफ रास्ता जरूर देता है, लेकिन समाज सेवा में कहीं राजनीति नहीं है जी। लेकिन शुरुआत हमारी समाज सेवा से हुई, और समाज सेवा पत्रकारिता करते हुए जब हम आंदोलन पे आए, खास करके जब मगही आंदोलन पे आए, और उसके बाद देखे कि जो हमारे यहाँ कहावत है कि जेकर मैया पुआ पकावे ओकरे लेखन लील के, तो मगही जिसको अगर हम साहित्यकार राहुल शंकरचांद जी के बारे में बात करें, खोजकर्ता अगर सरिग्राम के बात करें, तो इन लोगों ने भी कहा था कि मागधी जो मगही है उसका साक्ष्य मिलता है 600 ईसा पूर्व से। जिस मगही का इतिहास 600 ईसा पूर्व से हो, उस मगही को आज तक कोई अस्तित्व नहीं मिला हो, तो आखिरकार आंदोलन की तो जरूरत पड़ ही जाती है। साहित्यिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे बहुत सारी लड़ाई लड़ी गई मगही के लिए। बहुत बार पद यात्रा किया गया, अनशन किया गया, आंदोलन किया गया। जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी उस समय हमारे यहाँ मागधी के लिए जो रेडियो पे स्वतंत्र प्रसारण हो, उसके लिए भी आंदोलन हुआ था 78 में। 78 में ही मगही डंडी यात्रा भी किया गया था, उसमें राम प्रसाद बाबू के नेतृत्व में सारा कुछ हुआ था। लेकिन उसके बाद जमीनी तौर पे लड़ाई रुक गई थी। साहित्यिक लड़ाई लड़ी जा रही थी, सांस्कृतिक लड़ाई लड़ी जा रही थी, कलाकार मगही में नाटक कर रहे थे, गीत गा रहे थे, साहित्यकार मगही में कलम चला रहे थे, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं होने के कारण थोड़ा सा मंद पड़ गया था यह आंदोलन। और जब मगही आंदोलन में जब उतरे आए, तो सभी मगहिया लोग, इसमें सांस्कृतिक क्षेत्र के लोग, साहित्यिक क्षेत्र के लोग, सभी लोगों ने बहुत साथ दिया, और साथ देने के बाद उन्होंने बिल्कुल आगे हमको बढ़ाया। और पिछले साल हमने मगही महापद यात्रा किया था, जो काफी सफल रहा। और एक सुखद संयोग है कि इस मगही महापद यात्रा को, जिसको हमने विष्णुपद से यहाँ राजभवन पटना तक किया था, उसके बाद बीपीएससी के माध्यम से 6 मगही टीचर की नियुक्ति हो गई, जो मगही इतिहास में पहली बार हुआ है। और अभी 200 से ज्यादा सीट मगही टीचर का खाली है। तो एक आंदोलन का जो एक असर आया, तो लगा कि नहीं, आंदोलन पहले भी सत्ता की चूल्हे हिलाते रही हैं, आज भी हिला सकती हैं, और आखिरकार आज हम राजनीतिक पटल पे भी हैं। क्योंकि ये मानना है कि अगर आपको जाना है, अगर किसी चीज की मांग को आगे लाना है, तो आपको स्वच्छ राजनीति के साथ, स्वतंत्र प्रभार के साथ आपको आगे आना होगा। और इसी क्रम में हम लोग राजनीतिक पटल पर उतरे हैं। आपकी राजनीतिक दल जो है, आपने जिसका गठन किया है, वो किस नाम से है और उसका कार्य क्षेत्र क्या है? हमारी पार्टी का नाम समाजवादी लोक परिषद है। बिल्कुल नाम से जिस तरीके से है कि हमारे पास कोई भी भेद नहीं है, समाज के लोगों की जो बात करे वो समाजवादी हमारा तथ्य ही है। ये समाजवाद की बात जो आप कर रहे हैं, इसी समाजवाद की उपज वर्तमान में कई राजनीतिक दल के लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जो समाजवाद की बात करते हैं वो आज परिवारवाद में इतने लिप्त हैं कि उनको परिवार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। एक समय बिहार ही था
जो भारतीय राजनीति की चूल्हे हिला दिया। ठीक है, उससे बहुत सारे लोग जन्म लिए थे, बहुत सारे नेता आज हमारे यहाँ माननीय बने हुए हैं। उन्होंने उसे यात्रा से शुरुआत की थी। आज भले उनके यात्रा में रास्ते बदल गए हों, फिर से एक परिवर्तन की लहर बिहार सभी लोगों के साथ मिलकर करेगी। और जो रास्ते भटक गए हैं समाजवाद के नाम पे, परिवारवाद पे जो जा रहे हैं, तो फिर से एक नए बार नए तरीके से बिहार उनको परिवर्तित करेगी और समाजवाद पे लाएगी। भारत में जो मुख्य तौर पे जो आंदोलन अभी तक हुए, के लिए आंदोलन किया गया, वो और हावी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गांधी का आंदोलन अगर देखते हैं तो अंग्रेजों को भगाने के लिए, लेकिन स्थितियां बदल गई। आज अंग्रेजी सबके घर में घुस गई। अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी संस्कृति, सब लोग अंग्रेजों के गुलाम बन गए, अंग्रेजियत नहीं गई। दूसरा आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी ने किया, परिवारवाद के विरुद्ध, समाजवाद के लिए, और उनके जितने चेले निकले वो सारे भ्रष्ट और समाजवाद नहीं परिवारवाद में लिप्त हो गए। उसके बाद एक आंदोलन हुआ, एक समाजसेवी ने किया दिल्ली के रामलीला मैदान में, उनके चेले उनसे भी बड़े भ्रष्ट हो गए। तो मुझे तो लगता है कि फ्रांस की क्रांति को छोड़ दें तो कहीं भी देश में कोई क्रांति सफल नहीं हुई है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, उदाहरण बहुत सही आपने दिया है कि जिस भ्रष्टाचार के नाम पे अन्ना हजारे जी ने जो काम किया, आज उनके चेले लोग जो है उसी में जेल के अंदर। क्रांति करते समय तो सकारात्मक सोच के साथ ही आगे चलना चाहिए। और जब हम मगही के लिए क्रांति कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि हमारे क्रांति के बाद और भी बहुत सारे लोग क्रांति कर रहे हैं, बहुत सारे मगही के लोग लड़े हुए हैं, लेकिन हमको नहीं पता था कि जो पद यात्रा हम करेंगे, पद यात्रा के 2 महीने के अंदर मगही में पहली बार टीचर की नियुक्ति हो जाएगी। आज उनको बीपीएससी से हर महीने सैलरी, सरकारी सैलरी उनके घर जा रहा है, बीपीएससी से वो टीचर है। तो देखिए, हमारी कोशिश ये है, इतिहास तो सब दिन सब लोग देखा है, लेकिन हम ये देख के चल रहे हैं कि वर्तमान के साथ भविष्य को कैसे सुधारे। तो कोशिश हमारी ये है, ठीक है। आप अगर पुराने रिकॉर्ड को जहां भी देखेंगे, तो आप अगर नारायण जी की, जयप्रकाश नारायण जी की बात करेंगे या अन्ना हजारे जी की बात करेंगे, तो उन्होंने जो कहीं से उनके तरफ से कोई गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों को इन्होंने उठाया। तो हम ये नहीं कहेंगे कि क्या होगा आगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि हमारी कोशिश ये है कि पूरी तरीके से सकारात्मक तरीके से क्रांति को आगे बढ़ाया जाए और एक नए परिवर्तन के साथ, एक नए युग के साथ एक शुरुआत की जाए। देखिए, आज वर्तमान समय में जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां भारत में कार्य कर रही हैं, वो सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने को धर्मनिरपेक्ष कहती हैं। तो धर्मनिरपेक्ष, जबकि इसी भारत भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए ही युद्ध किया था। तो धर्म सर्वोपरि होता है। तो इन दुष्ट नेताओं को किसने कह दिया कि धर्म निरपेक्ष होता है? आपके जो सवाल है, आप ये बताइए कि आज जितने भी नेता लोग हैं, जिन लोगों ने आगे अपना सर्व कुछ दिया है, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, लेकिन धर्म के कार्यक्रम में जाते हैं। देखिए, आज की राजनीति बहुत गंदी हो गई है और लोग कहते कुछ हैं और जो कहते नहीं है उसी को सबसे पहले करते हैं, और जो कहते हैं उसको तो करते ही नहीं। तो ऐसी स्थितियां जो गई हैं, सब लोग अपने स्वार्थ में, जैसे कि परिवार के विरोध में जाएंगे वो परिवारवाद लेके आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के विरोध में जाएंगे भ्रष्टाचार लेके आ रहे हैं, वैसे ही जो है लोग कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष। कहने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? हमारे यहाँ समाज में जो है नीचे के लोग इस चीज को नहीं कह रहे हैं। आज जो हमारे यहाँ जो बंटवारा हो गया है, बहुत दुखद है कि हमारे यहाँ अगर हिंदुत्व की ही बात करें, हम आज के समय के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और सामाजिक हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे कि जो हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तानी हिंदुत्व है, जो भी तरह तरह से इसको बहुत सारे परिभाषा में परिभाषित किया गया है। हम सीधा सा अपनी भाषा में नहीं कहेंगे कि आज जिसको हिंदू कहा जाता है, आज वो हिंदू भी तरह तरह के भागों में बटा हुआ है।
कोई बुद्धिज्म स्वीकार करके बैठा हुआ है, तो कोई ईसाई धर्म में परिवर्तन कर लिया है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमारा ये सवाल है कि आज अगर हमारे यहाँ से कोई ईसाई धर्म स्वीकार कर रहा है, आज हमारे यहाँ से कोई अगर दूसरा धर्म स्वीकार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्तिगत धर्म में नहीं, हम में कहीं गलती है। और हमारे जो नेता लोग जो हैं, जो तरह तरह से उकसावे भरे बात करते हैं, उसी का नतीजा है कि आज हम विघटन की ओर हैं। और वो कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष हैं, और सबसे ज्यादा ठीक है धर्म के विरोधी वही है, जबकि धर्म कहीं कहता ही नहीं है कि बंटवारा करो। कहाँ कौन सा धर्म कहा है? किसी धर्म की परिभाषा में देखिए, कोई धर्म नहीं कहता कि बंटवारा कीजिए। धर्म तो सिर्फ एक ही है, बस बाकी तो पंथ है। पंथ है, पंथ भी नहीं कहता है, पंथ भी जो है पंथ भी नहीं कहता है कि आप बंटवारा कीजिए। ये तो हम और आप अपने स्वार्थ के लिए उसको तरह तरह से परिभाषित करते हैं कि हमारा धर्म ऐसे कहता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ सीधा सीधा बिना वस्त्रों के व्यक्ति होते हैं। तो जो भी नेता अपने को कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो वो समाज, राष्ट्र और खुद को धोखा दे रहे हैं। क्या बिल्कुल से एग्री? हम आपकी बात से पूरी तरीके से एग्री हैं, ठीक है, कि वो अपने लिए अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। आपके मगही पे भी कुछ रचनाएं हैं, आपने कुछ मगही पे रचना की थी। देखिए, मूलतः अगर हमारा परिचय किया जाए तो हम खास करके गद पे काम करते हैं, और गद पे काम करते हुए हमें 2-3 सीरियल हमारे हैं, सब पटना दूतम चले हैं। मूलतः हमारी मूल पहचान हमारे पिताजी, स्वर्गीय सतीश कुमार मिश्र, जिनके नाम पे सम्मान समारोह भी चलता है। तो सतीश कुमार मिश्र जी मगही के लिए ही पूरी जिंदगी जिए, ठीक है। उनकी कविताएं, उनके नाटक आज भी आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित होते रहते हैं। तो हमें बिल्कुल हिचक नहीं है कि पद पे हमारा काम नहीं है, कविताएं हम नहीं लिख पाते हैं, लेकिन हम गद्य पे काम करते हैं। हमारे नाटक पटना दूरदर्शन से हमारे बहुत सारे सीरियल, स्वयं सिद्धा, सुर मिले हमारा, छुटकी भौजी, इस तरीके से, फिर बहुरानी, ये सब बहुत सारे सीरियल आए हैं जो अपने समय में चला, सही चला है। तो गद्य पे हमारा है, पद पे नहीं है। मगही जो मगध की भाषा है, और मगध वो समृद्ध इतिहास, जिसमें कि कभी पूरे, कहिए तो एक तरह से पूरी पृथ्वी जिसके अंदर में था, आज वो मगध बेहाल हो गया, मगही बेहाल हो गई। तो क्या इसके लिए जिम्मेवार यहाँ के पॉलिटिशियन नहीं है? दुर्भाग्य है कि हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मगहिया थे। पहले वो मगही के बहुत बड़े उनके आलोचना आया करते थे, मगही में समीक्षा लिखते थे वो मगही में। तो पहले मुख्यमंत्री से लेकर के वर्तमान मुख्यमंत्री तक सबसे ज्यादा समय बिहार को हमारे मगहिया मुख्यमंत्री दिए हैं। बावजूद हमारे, हम शुरुआत में ही कहे ना कि जेकर मैया पुआ पकावे ओकरे लेकर मिलके, ठीक है। तो हमारे यहाँ वही स्थिति, हमारे यहाँ आ रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि नीतीश जी हमारे जब मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। बिहार के दोनों सदनों से मगही को अष्टम अनुसूची में शामिल करवाने के लिए एक विधेयक पास करवाया 2006 में, और दोनों विधेयक पास करके उसको केंद्र में भेज दिया गया। केंद्र में भेज दिया गया। उस समय इन्होंने कहा कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, इस कारण हम इसको नहीं करवा पा रहे हैं। 6 से या 24 हो गया, इसमें 10 साल पूरी तरीके से इनकी सरकार थी, फिर भी वो विधेयक कहां है, किस हाल में है, किस गतल खाने में है, किसी को पता नहीं है, और उनको खुद सूद लेने की फुर्सत नहीं है। तो ये स्थितियां हैं हमारे पूरे तरीके से। अगर हम अभी शुरुआत में कहे कि राजनीतिक पटल पे हम क्यों आए, क्योंकि राजनीतिक अवहेलना के शिकार हम हुए। मगही, मगध, आज देखिए ना, मगध के जो तीर्थाटन है या जो घूमने के जो जगह हैं,
सबसे ज्यादा राजस्व अगर बिहार की बात की जाए तो सबसे ज्यादा राजस्व मगध देते, लेकिन आज भी जितने भी मगध में महोत्सव होते हैं, वो चाहे राजगीर महोत्सव हो, गया महोत्सव हो, बोध गया महोत्सव हो, किसी भी महोत्सव में मगहिया सांस्कृतिक कलाकारों को गीतकारों को मौका नहीं मिलता है। मगध की अवहेलना तो लगातार हो रही है, हमारे ही राजनेता कर रहे हैं, हमारे यहाँ से ही लोग रहते हैं जो कहते हैं कि हमें नहीं बुलाते हैं। सांस्कृतिक मंत्री हमारे यहाँ करे या कहीं करे, हमारे मगध के कलाकारों को जगह नहीं मिलेगी। तो लोग अपनी भाषा को भी तो भूल गए। हाँ, ये आप बिल्कुल सही कहे हैं। जब आप ध्यान रखिए, अगर दो बंगाली लोग मिलते हैं, बांग्ला भाषी अगर मिलते हैं जी, तो वो अपनी बातें बांग्ला में रखते हैं। बिल्कुल। मिथिलांचल के लोग मिलते हैं तो मैथिली में रखते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मगध के लोग अपनी भाषा को भूल चुके हैं, जिसका परिणाम है कि उनकी उपेक्षा होती है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से बिहार ने हिंदी को अपनाया, ठीक है, बिहार ने हिंदी को अपनाया, उसी तरीके से हमारे मगही वाले जो लोग हैं, घर के बाहर निकलते हैं या फिर घर से बाहर कोई अगर कोई काम करने चले जाते हैं, जब लौट के आते हैं तो हिंदी में ही बात करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जैसे कुछ लोगों को, जैसे अगर व्यक्तिगत हिमांशु शेखर की बात की जाए तो वो चाहे कहीं का मंच हो चाहे घर हो, हमारे घर में बच्चे भी जो है अगर हमसे बात करते तो मगही में बात करते हैं। अगर हम किसी मंच पे हैं तो हम पूरी तरीके से हम पहले ही मंच से आज्ञा लेते हैं कि भाई हम मगही में बात करेंगे। और अब इसका प्रचलन बहुत अच्छा आ रहा है, खास करके जो मगहिया क्षेत्र हैं, अब वहां पे हमको देखते ही लोग बोलते हैं कि हिमांशु भाई आप मगही में बात। धीमे धीमे जो हमारे दिमाग पे बैठ गया है कि हम उपेक्षित भाषा है, या हमारे भाषा को जो उपेक्षित तरीके से अवहेलना की दृष्टि से जो देखते थे, अब उनको एक चीज समझ में आने लगा है। और धीमे धीमे अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण देंगे कि मगध महोत्सव किया गया था गया में। अभिषेक उसके संचालक थे, अभिषेक बोलते हैं कि भैया जब अपने से मिला ही ना तो हम कोशिश करें कि हम मगही में बतिया। ऐसे तो कहीं अगर बात कर रही तो लोग कहे कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, अपने सही जगह पे आओ। तो ये जो हमने के डालल गया है, हम लोग को जो डाला गया है कि भाई ये भाषा उपेक्षित भाषा है, उसको लाना पड़ेगा, लाइन पे लाना पड़ेगा। ये बिहार ने सबसे ज्यादा हिंदी के लिए कुर्बानियां दी है, क्योंकि जब हिंदी को बनाया जा रहा था भाषा, उस समय बिहार के पास कई भाषाएं थी, मगही, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली, बज्जिका और भी कई तरह की भाषाएं थी जो पॉपुलर थी। लेकिन उन लोगों ने सबको छोड़कर हिंदी को अपनाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। तो ये दुर्भाग्य की बात नहीं है। बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है। और अगर हम उसमें आवे, अगर मगही की बात करें तो सभी लोग साहित्यिक पटल पे लोग जानता है कि जानकी वल्लभ शास्त्री जी, ठीक है, उनके नाम का कहीं कोई मोहताज नहीं, लेकिन कितने लोग जानता है को मगध से। उनकी पहली कविता मगही में थी, उनकी 2 कविताएं मगही में जो सभी जगहों पे नामित हुई, वो 2 कविताएं शुरुआत में उनके मगही में थी। वियोगी जी हमारे मगध से थे, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आए, लेकिन हमारी मगही राजनीतिक उपेक्षा के शिकार शुरू से अब तक रही है। और उसी का नतीजा है कि आज हम लोगों को रोड पे, सड़क पे उतर करके हम लोग को आंदोलन करने की जरूरत पड़ गई है, राजनीतिक पटल पे आकर के अपनी बात करने की जरूरत पड़ गई है। अभी जितने भी मगध के मगही क्षेत्र के जो लोकसभा क्षेत्र हैं, वहां पे एक नारा दिया गया है, अबरी करब उनके सपोर्ट, अबरी करब हम उनके वोट जो करतन हमनी के सपोर्ट। इसी नारा के साथ अब सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीमे धीमे जागरूकता बढ़ रही है और उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। आपका भी। उम्मीद करते हैं कि आपका आंदोलन सफल हो और मगही के कम से कम बिहार के भाषा तो बने के चाहिए, एकदम बने के चाहिए। और एक बार हम यही कहा, अपने के चैनल के माध्यम से भी कहब, दिव्य रश्मि के माध्यम से कहब कि जय मगही, जय मगही। अब मगही